अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर हैं प्रोग्राम के साथ। और आज की अहम खबर ये है कि कुर्रम में काफ़िले पर एक दफ़ा फिर दहशतगर्द हमला हुआ है और गुज़िश्ता रोज़ कुर्रम से बगन जाने वाले इमदादी काफ़िले पर दहशतगर्दों का हमला हुआ, जिसमें 2 अहलकार शहीद हुए। 5 लापता ड्राइवर में से 4 की लाशें भी मिल गईं, जिसके बाद शहीद ड्राइवरों की तादाद 7 हो गई है और हमले के बाद काफ़िले को रोककर वापस कर दिया गया। ये तीसरा काफ़िला था जिसमें 35 मालबरदार गाड़ियाँ थी जो कुर्रम में खाने पीने का सामान, दवाएं, सब्जियां, फल और दूसरी चीज़ें लेके जा रही थी। और काफ़िले की सिक्योरिटी पुलिस FC उस पर तैनात थी, लेकिन दहशतगर्दों ने फिर भी हमला किया। और पहले भी एक दफ़ा ये हमला हो चुका है, जो अभी हमला हुआ कल, जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई से 6 हमलावर भी हलाक हो गए। लेकिन ये बार बार हमले हो रहे हैं और ये दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते हैं और वहीं वापस चले जाते हैं, क्योंकि कुर्रम 3 अतराफ से अफगानिस्तान में घिरा हुआ है। 24 जनवरी को ये 2025 को ये हुआ है और इसमें पहले भी एक हमला हुआ था जिसमें डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद समेत 7 अफराद भी ज़ख्मी हुए थे। और ये बुध 1 जनवरी को एक माहिदा तय पाया था अफ्रीकन के दरमियान, जिसके बाद ये तमाम इमदादी सामान भेजा जा रहा था। और 21 नवंबर 2024 को काफ़िले पर हमला हुआ, जिसमें 48 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे। उसके बाद के तनाज़ात में, आपस के तनाज़ात में वो दहशतगर्दों ने नहीं किए, उसमें 150 से ज़्यादा अफराद जान अपनी से चले गए। और कुर्रम में अद्वियात की अदम दस्तयाबी की वजह से 60 बच्चे जाँ बहक भी हो चुके हैं। बहुत मुश्किल सूरत हाल है और इसमें अब लगता है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें दोनों उस पर फोकस कर रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी इंसाफ का कत्ल या मकाफात अमल। और आज 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को 14 साल, बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुना दी गई है। और इसमें PTI ये कह रही है कि इंसाफ का कत्ल है, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा जा रहा था कि यह मकाफात अमल है, क्योंकि नवाज शरीफ को भी और मरीम नवाज़ को भी 2017 में इसी तरह सज़ाएँ सुनाई गई थी, 2018 में। और उसमें भी उनको एक मरीम नवाज़ को ख़ास तौर पे इसी तरह ट्रस्टी होने की वजह से सज़ा सुनाई गई थी। और अब आज जो फैसला आया है उसमें अल-कादर यूनिवर्सिटी की ज़मीन ज़ब्त करने का हुक्म भी दिया गया है। और इसमें अहम बात यह है कि ये बरतानवी तहकीकाती इदारे NCA में मलिक रियाज के 190 मिलियन पाउंड जो हुकूमत पाकिस्तान को आने थे, वो सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में चले गए, बनाए गए उस अकाउंट में चले गए जो मलिक रियाज का अकाउंट था, जिसमें उन्होंने जुर्माने की मद में पैसे देने थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। और इसमें एक इंटरनेशनल कॉनोटेशन ये है कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी इसमें शामिल है। और अब इमरान खान साहब जो हैं वो अपील के ज़रिए ही इस केस से बाहर निकल सकते हैं, जो हाई कोर्ट में जाएगी। उसमें कब बारी आती है उनकी अपील की, इस दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप जो अमेरिका में 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, उसके बाद क्या इन इश्यूज़ पे जो पाकिस्तान में चल रहे हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फौरी तौर पे जो फ़र्क पड़ा है वो स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, सेंटिमेंट उस मार्केट में बेहतर हुआ है। आज जब ये फ़ैसला आया तो उसमें जैसे मैंने आपको कहा कि मकाफात अमल का जिक्र बहुत किया गया है। उस वक्त जब नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था तो PTI ने मिठाइयाँ तकसीम की थी। आज मिठाइयाँ तकसीम हुई हैं या नहीं इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन महमूद खान अचकज़ई और शाहिद खाकान अब्बासी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस फैसले की मज़म्मत की और कहा कि हम इसके ख़िलाफ़ अवामी जदोजहद का आगाज़ करेंगे। और उसके बाद हमारा आज का हॉट इशू होगा, हुकूमत का पलड़ा भारी है तो क्या मुज़ाकरात में हुकूमत मज़ीद रायतें देगी PTI को या नहीं, इस पर हम बात करेंगे ताउला तारड़ साहब से, वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा चलो चलो यूरोप चलो, क्यों अभी तक नौजवानों के सर पे ये धुन सवार है कि उन्होंने यूरोप जाना है, जबकि पाकिस्तान में रह के भी वो ऑनलाइन जॉब्स भी ढूंढ सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन 30-40 लाख रुपया एजेंटों को दे के यूरोप कौन सा गरीब जाता है और क्यों जाता है, जबकि उनके घर भी पक्के हैं गांव में भी। तो इस पर हम लेकिन सबसे पहले हमारी आज की टॉप स्टोरी, इंसाफ का कत्ल या मकाफात अमल। हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने, जो सीनियर सियासतदान हैं और अपने आप को PTI का हिस्सा कहते हैं, लेकिन PTI में बहुत सारे लोग उनके मुखालिफ भी हैं, क्योंकि उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक सियासी नज़रिया है जिस पर वो चलते हैं और उसके लिए उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना भी करना पड़ा। फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आज फैसला आया है 190 मिलियन पाउंड का, 14 साल कैद इमरान खान को, बुशरा बीबी को 7 साल कैद अल-कादर यूनिवर्सिटी हुकूमत के हवाले कर दी गई है। और क्या कहेंगे आप इस पर?
देखिए, मेरा ख्याल है कि इस केस की कोई लीगल तो है नहीं, सियासी सारी इम्प्लीकेशंस हैं, सियासी केस है। वैसे तो इसका ना सर है ना पैर है। अगर इमरान खान ने जो है वो रिश्वत में $190 मिलियन ही की रिश्वत लेनी थी, तो वो मेयर फेयर में उन्होंने लंदन में अपार्टमेंट नहीं लिए, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में नहीं लिए, उन्होंने सुहावा जैसी एक बैकवर्ड जगह के ऊपर पहाड़ ले लिया जिसपे उन्होंने गरीबों के लिए यूनिवर्सिटी बना दी। केस तो ज़ाहिर है इसका कोई सर पैर लीगली है नहीं है। सो सिर्फ एक दबाव डालने के लिए इस वक्त जो झगड़ा है सारा, वो तो यही है कि इमरान खान किस तरह से उनको टर्म्स पे लाया जाए और उनको पुश बैक किया जाए। और लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी जिस हिम्मत और हौसले से उन्होंने ये सारी जुल्म बर्दाश्त किए हैं और जिस तरीके से उन्होंने ये केसेस को भुगता है, पाकिस्तान में आउट ऑफ सिलेबस ही आ गया है इमरान खान। यही मसला है इस वक्त हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का। ठीक। अच्छा, आउट ऑफ सिलेबस आपने कहा, मैं इस पे ये पूछना चाह रहा था कि आपने कहा कि सुहावा के पास उन्होंने ज़मीन ली है, लेकिन अब फ़र्ज़ करते हैं कि यही काम बिल्कुल एग्जैक्टली यही शहबाज शरीफ ने मलिक रियाज से या मियां मंशा के साथ ऐसा ही काम किया होता और उनकी बीवी और शहबाज शरीफ जो हैं वो ट्रस्टी होते, इतनी ज़मीन के उस पर 47 करोड़ रुपए की बिल्डिंग भी बन जाती। कोई शहबाज शरीफ की वाइफ की कॉल लीक होती जिसमें वो मियां मंशा से या मलिक रियाज से वो हीरों की अंगूठी मांग रहे होते हैं, तो फिर भी क्या पीटीआई इतना ही बड़े दिल का मुजाहरा करती है जितना खान साहब के लिए और बुशरा बीबी के लिए कर रही हैं? नहीं, पहली बात तो ये कि 47 करोड़ की बिल्डिंग तो है नहीं। सुहावा, आप खुद भी कई दफ़ा वहाँ पे गए हैं, आप इस्लामाबाद में हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि वो ज़मीन की वहाँ पे क्या कीमत है, आपको अच्छी तरह पता है बिल्डिंग की क्या बिल्डिंग कीमत सारा है। मिला के, बिल्डिंग और ज़मीन मिला के क्या? देखिए, आप कुछ भी नहीं है जब वहाँ पे, कुछ भी वहाँ पे एक पहाड़ था। आप एक, अगर आप 47 करोड़ की बात करते हैं तो मैं आपको पूरा सुहावा ले दूंगा जब भी आपके पास 47 करोड़ हुए, जो सेफ है कि आपके पास अच्छा नहीं चले, होना, ऐसा करते हैं कि सुहावा ना लेके दें मुझे। अभी परसों यहाँ पे एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया इस्लामाबाद में अदालत के सामने। उसकी ज़मीन है वहाँ पे सुहावा के पास ही, जहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी, मैं उसका अपना क्या नाम लूँ आप समझ ही गए होंगे, जो वहाँ पे ज़मीनें ले रही है और शायद इस अलकादर यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ भी है। कुछ अरसे बाद खारियाँ से जो पेंडी मोटरवे आनी है वह यहाँ करीब से गुजरनी है। लोगों को पता है सब कुछ, लेकिन हम बात नहीं करते। तो इसको छोड़ दें, मैंने कहा अखलाकी बताएं, जितनी भी कीमत है, क्या और कोई वज़ीर आज़म ये करता और उसकी बीवी ट्रस्टीज होते तो पीटीआई इतनी ही जेनरस होती? ये सवाल है। नहीं, देखें, सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान का क्या उसमें माली फ़ायदा क्या है, या बुशरा बीबी का माली फ़ायदा क्या है। इसी तरह से मलिक रियाज साहब जो हैं वो तो बेशुमार ट्रस्ट में जो है वो पैसे दे रहे होंगे। वो शरीफ ट्रस्ट को भी पैसे देते हैं, वो शौकत खानम को भी आई एम श्योर पैसे देते होंगे। शौकत खानम को 9 अरब रुपया, 7 से 9 अरब रुपया हर साल लोग जो है वो पैसे देते हैं। और उनमें बहुत सारे लोग होंगे जो आपको मुझे पसंद नहीं होंगे, लेकिन वो पैसे देते हैं। उसके ऊपर कैसे चेक किया जा सकता है? अगर इसी तरह से अगर कोई जो है वो, मैं अगर इजाज़त दें, देखें आपकी बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ और मैं मुत्तफ़िक होना भी चाहता हूँ, लेकिन कुछ सवालात खड़े होते हैं कि शौकत खानम की आपने बात की है, शौकत खानम का कोई मामला कैबिनेट के पास नहीं गया, इसका आया कैबिनेट के पास और कैबिनेट से छुपाया गया, उन्हें दिखाया नहीं गया और उस पर सिग्नेचर लिए गए। क्यों कैबिनेट की अप्रूवल की ज़रूरत थी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से? और जिसके आपने खुद उन एतराज़ करने वाले चंद एक लोगों में थे जिन्होंने अपना एतराज़ एहतजाज रजिस्टर करवाया उस वक्त काबीना की मीटिंग में कि हमें ये ऐसे नहीं करना चाहिए। तो कुछ तो था ना उसमें। जी बिल्कुल, ये असल बात तो यही है जो अभी आपने पूछी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कैबिनेट के पास ये फैसला, अब इस वक्त कैबिनेट की पोजीशन क्या है? अब तो 24 महीने से इमरान खान की काबीना तो नहीं है ना, तो मुझे बताएं ना, शहबाज शरीफ की काबीना ने ये फैसला रिवर्स क्यों नहीं किया? 24 महीने में शहबाज शरीफ की काबीना को ये फैसला रिवर्स कर देना चाहिए था, क्योंकि काबीना के पास जो मामला था वो 190 मिलियन की अमाउंट का या अकाउंट का तो था ही नहीं। उनके पास सिर्फ ये था कि एनसीए की और जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुकूमत के पास होगी वो आप पब्लिक नहीं करेंगे, और वो इसलिए $190 मिलियन हुकूमत पाकिस्तान को वापस मिले कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये गारंटी की कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो हम पब्लिक नहीं करेंगे। अदरवाइज तो ये पैसे दुबई में मलिक रियाज साहब के अपने अकाउंट में चले जाते। और दूसरी सूरत में अगर हम ये ना करते तो पाकिस्तान के पास दूसरी ऑप्शन ये थी कि वो, अभी भी ऑप्शन ये है
कि ये पैसे मलिक साहब को वापस करें और जाके लंदन में केस लड़ लें, अगर वो समझते हैं कि ये पैसे उसमें एडजस्ट नहीं होने चाहिए। अगर आप पैसे भी ले रहे हैं, आप मीठा भी खाना चाहते हैं और हप भी करना चाहते हैं, सो ये तो नहीं है कि आप जो या तो आप कैबिनेट इस फैसले को रिवर्स करें ना। शहबाज शरीफ क्यों नहीं रिवर्स कर रहे? अच्छा, शहबाज शरीफ की अपना मैं मुलव्वस है, उनका तो नाम ही नहीं ले रहे। ठीक है, हसन नवाज शरीफ से बात तो शुरू हुई ना, सिलसिला तो जहां से शुरू हुआ कि हसन नवाज शरीफ ने अपना अपार्टमेंट बेचा अली रियाज को। अली रियाज के पैसों की तहकीकात शुरू हुई। उस तहकीकात के दरमियान में ही मुआहदा हो गया मलिक साहब का और एनसीए का कि अगर हम ये आप तहकीकात रोक दें तो हम ये पैसे पाकिस्तान में अपने एडजस्टमेंट करा देते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत के पास ऑप्शन थी, वो मुस्तरद कर देते और जाके लंदन में केस लड़ लेते। ठीक है। अच्छा, एक इस पे सवाल मेरे ज़हन में आया है। आप ज़ाहिर है बहुत इंतहाई ज़हीन सियासतदान भी हैं, ज़हीन शख्स भी हैं, वकील भी हैं। अब मुझे ये बताएं कि एनसीए ने केस लिया, उसको शिकायत गई कहीं से, हसन नवाज को भी उन्होंने बुलाया, अली रियाज को भी बुलाया। हसन नवाज को एनसीए ने क्यों क्लियर किया और अली रियाज को नहीं किया? क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? अली रियाज को भी क्लियर किया ना, अली रियाज को भी क्लियर किया, हसन नवाज को भी क्लियर किया। उनको कहा पैसे वापस करो। 100 अली रियाज को क्लियर किया, पैसे लेके वापस रिपैट्रिएट करके। हसन नवाज को उन्होंने ये बात क्यों नहीं कही कि आप भी पैसे रिपैट्रिएट करें? अच्छा, सही है। अब आपने बताया कि अली रियाज को एनसीए ने कहा कि आप पैसे वापस करें। अब ये डॉक्यूमेंट जरा मुझे दिखा दें कहीं से, मुझे बता दें कहां पे आप बात कर रहे हैं कि अली रियाज, अभी आप कह रहे हैं ना, आपने कहा ना, मैं तो आपकी बात का कह रहा हूं कि चलें फर्ज करें अली रियाज को या मलिक रियाज को उन्होंने कहा जी ये 139 मिलियन पाउंड है, हुकूमत को उन्होंने राब्ता किया, मलिक रियाज के हैं, आप ये ले जाएं। ठीक, ऐसा हसन नवाज के बारे में क्यों नहीं कहा? नहीं, ऐसा नहीं, दोबारा समझें। हसन नवाज ने प्रॉपर्टी बेची, अली रियाज ने खरीदी। अली रियाज के जो फंड्स थे उसके ऊपर एनसीए ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि ये फंड्स जो दुबई से यहाँ ट्रांसफर हुए हैं इनकी लीगल हैसियत क्या है। जब वो तहकीकात कर ही रहे थे तो दरमियान में मलिक साहब का और एनसीए का मुआहदा हो गया। उन्होंने कहा तहकीकात को आप रोक दें, हम ये पैसे पाकिस्तान में अपने एडजस्टमेंट करा देते हैं। ज्यादा आपका क्लेम यही है ना कि पाकिस्तान के पैसे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत के पास ऑप्शन दो थी, या तो वो पैसे ना लेती और केस लड़ लेती, या वो पैसे ले लेती। पाकिस्तान की हुकूमत ने पैसे ले लिए। अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत समझती है कि इमरान खान की हुकूमत ने गलत किया, तो 2 साल हो गए हैं, उस फैसले को खत्म करे और पैसे वापस। मैं इस पे आता हूं। पहले वाला सवाल पे हम पहले वाले उस पे बात पे पहले चले जाए। मैं इस पे भी आता हूं कि फिर हसन नवाज का भी तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया ना कि 9 अरब रुपया कहां से आया, जिससे ये बिल्डिंग खरीदी, फिर 18 अरब की बेची। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन उनके पैसों की भी तो हुई। उनके बारे में क्या फैसला किया एनसीए ने? उनको चार्ज किया, उनको सजा दी, उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन दोनों के मामले में कभी कंक्लूड नहीं हुई और एनसीए ने ये दरमियान में ही पैसे तो फिर ये वापस पैसा कैसे आ गया? पैसा तो वापस मलिक रियाज साहब ने किसी वजह से कोई बुनियाद होगी तो एनसीए ने मलिक रियाज या अली रियाज के पैसे तो वापस करवा दिए। हसन नवाज को कुछ नहीं कहा। कोई बुनियाद तो होगी इसकी ना, या खाली उनकी पसंद नापसंद थी? मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ, एनसीए ने तो कहा ही नहीं ना कि आप पैसे किधर दें। ये पैसे तो मलिक रियाज साहब के अकाउंट से पाकिस्तान की हुकूमत को आए, एनसीए के अकाउंट से। मलिक रियाज साहब फंसे हुए थे तो उन्होंने ये ऑफर की ना। मलिक रियाज साहब फंसे हुए थे तो उन्होंने ऑफर की ना। ये 100% अगर पाकिस्तान, अगर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आगे बढ़ते हैं, रहने दें। आखिरी बात सुनिए, अगर आपका नुक्ता नजर प्रिवेल करता है जो आप समझते हैं कि वो फंसे हुए हैं इस केस में, एंड आई टेंड टू एग्री विद यू, फिर आप शहबाज शरीफ साहब को मशवरा दें कि वो कैबिनेट का फैसला रिवर्स कर दें और जाके लंदन में केस लड़ लें। ठीक है, मैं ये उनको पहुंच जाएगी आपकी बात। और अभी मेरा ख्याल है कि मुझे एग्जैक्ट इसकी लीगल सिचुएशन का नहीं पता, लेकिन शायद कैबिनेट ने पब्लिक तो कर दिया था। आपने कहा था उसको पब्लिक नहीं करना था, कैबिनेट ने ये अप्रूवल दी थी। नहीं किया ना, तो कैबिनेट ने। मेरा सवाल आपसे, सवाल नहीं किया ना, ये नुक्ता भी समझ नहीं किया। चले ठीक, कैबिनेट ने इसको पब्लिक नहीं किया और एक्चुअली अदालत ने इसमें लिखा है कि जब बार बार उनसे ये डॉक्यूमेंट मांगे गए तो वो नहीं दिए गए। तो अब ना एनसीए ने डॉक्यूमेंट दिया, ना कैबिनेट ने दिया, और ना ही इमरान खान की काबीना का फैसला रिवर्स किया गया। और दूसरा देखिए, अगर इसमें एक्यूज हैं तो इमरान खान अकेले क्यों एक्यूज हैं? फिर तो हम सारी काबीना उसमें मुलव्वस है, हम सब पे भी केस चला रहे हैं। मैंने आपसे ये बात सही है, ये बात ठीक है आपकी।
और कल जो केस चलेंगे पे बात ये ठीक है, मैं काबीना के जो फैसले हैं, अगर चूंकि पाकिस्तान में आपने हर सिस्टम का बेड़ा गर्क करने का फैसला कर लिया है, तो फिर इस तरह होगा कि हर काबीना का फैसला सेशन कोर्ट के पास जाया करेगा और सेशन जज कहेगा कि वजीर आजम तो क्रिमिनल है। एक तरफ आप रोते हैं कि ये सिविल अपना जो है वो जुल्म हो गया है, खत्म हो गई है हर चीज, दूसरी तरफ आपने काबीना को भी सेशन जज के मातहत कर दिया है। ये तो आपकी हालत है। ये बात आप, ये बड़ा आपने वैलिड पॉइंट उठाया, मैं इस पे आता हूँ क्योंकि फिर हम माजी में चले जाएंगे, वरना सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो वज़ीर आज़म के साथ पिछलों के साथ किया उस वक्त हम क्या कहते थे। मैं सिर्फ ये पूछा, आपने इस कैबिनेट की अप्रूवल की मुखालफत की, उसकी वजह तो काम को बता दें, क्यों की थी आपने, क्या असूल था आपका, नहीं क्या मौक़िफ़ था? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। असूल ये था कि ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस थी इसको कॉन्फिडेंशियल रखना था। वो जो कॉरेस्पॉन्डेंस थी वो एनवेलप में आई। तो टू बी फेयर विद, शीरी मज़ारी वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कहा कि जी अगर इसको बंद लिफाफे में कैसे अप्रूव कर दे, इसको खोल दे। इसके ऊपर शहजाद का इस्तदलाल ये था कि कैबिना की हर खबर जो ही हम काबीना की मीटिंग खत्म होती है वो हेडलाइनों में चलना शुरू हो जाती है टीवियों में। और फरोग नसीम साहब का ये था, क्योंकि वो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने इस बात की तायद की कि अगर हम इसको खोलेंगे और ये सीक्रेट आउट हो गया तो फिर तो ये फायदा ही नहीं है उसको करने का। तो इस तरह से जब लॉ मिनिस्टर ने और शहजाद अकबर ने जो जिनका कंसर्न था उन्होंने इसको किया, तो खान साहब ने कहा देख लें आप लोग। खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि इसको बंद रखें, खान साहब ने कहा आप लोग देख लें। ठीक, तो आपने फिर क्या कहा? मैं शीरी मज़ारी का और मेरा मौक़िफ़ तो यही था कि इसको हमें ओपन करना चाहिए, लेकिन जब पूरी काबीना एक साइड के ऊपर थी और स्पेशली फ़रोग नसीम और शहजाद अकबर साहब जब जो जिनकी मिनिस्ट्रीज थी, आप वही अच्छा, थे उसके ऊपर। ठीक है, शहजाद अकबर साहब इस पे मुबैना तौर पे इल्ज़ामात भी लगते रहे कि उन्होंने भी कुछ इसमें काफ़ी कुछ बनाया है। क्या ये बात उस वक्त आप लोगों के नॉलेज में आई, ऐसी बात के शहजाद अकबर साहब माल बना रहे हैं? देखिए, उस वक़्त को तो छोड़ दें, वो तो अब भी रेफरेंस में ये बात कोई एलिज नहीं की गई। अब तो ऐसे शौकिया अगर अच्छा, शहजाद ठीक अकबर के ऊपर करना है, किसी पे करना है तो ठीक। करना है। नहीं नहीं, मुझे क्या शौक बेचारा है, वो तो आपको पता ही है। अच्छा, ये आखिरी सवाल सिर्फ ये बता दें कि जो आप ये बात अभी फरमा रहे थे कि इमरान खान और बुशरा बीबी को एक सेशन जज ने सज़ा दे दी, कैबिनेट के फैसलों पे नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल एक सिर्फ सच्चा जवाब आपसे चाहिए, क्योंकि मेरा आपसे एक ज़ाती ताल्लुक़ भी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप देंगे। अगर यही काम शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने और उनकी बेगम ने किया होता तो PTI का मौक़िफ़ यही होता जो आज है? नहीं, बात यह है कि अगर इस तरह का काम होता कि जो इस तरह का है, तो उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ हो सकता है? ज़ाहिर है उसकी कोई लीगल वैल्यू है, कोई इशू नहीं है ऐसे काम के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर मियाँ शरीफ कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट है जिसको मुख्तलिफ लोग पैसे दे रहे हैं, तो उस ट्रस्ट के वो तो नहीं हर बंदे की तहकीक कर सकते ना कि किस बंदे ने कहाँ से पैसे कमाए। ये तो ट्रस्ट लॉ का काम है, देख ले उसको पैसे दे सकते हैं। ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। अगर मियाँ मंशद फ़र्ज़ करें और या कोई और बिजनेसमैन वो शहबाज शरीफ को और उनकी बेगम को ट्रस्टी बना दे और ज़मीन दे दे इतनी, और उस पर बिल्डिंग बना दे, और फिर उनका कोई फ्रंट मैन आगे से उसको अलग से भी कुछ ज़मीन मिल जाए जैसे गोगी को मिली थी, इस तरह की सूरत हाल में क्या PTI का यही मौक़िफ़ होगा? जो बात यह है कि ये तो डिपेंड करता है ना कि अगर ट्रस्ट नॉन, जिस तरह यहाँ पे है कि गरीबों के बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ रहे हैं, ना किसी को कोई पैसा मिल रहा है, ना कोई उसमें से कोई प्रॉफिट ले रहा है, ना कोई पैसा ले रहा है, उसके ऊपर आप क्या एतराज़ करेंगे? ये तो ऐसे शौकिया किसी को करना है तो कर लें। अच्छा, दूसरी बात यह है, एक सिर्फ मैं आपको कहना चाहता हूँ साहब कि इस फैसले की कोई अहमियत नहीं है। ये तो चले आज लग रहा है और आगे चला गया। असल अहमियत तो दो इवेंट्स की है जो मुज़ाकरात के ऊपर। इसके बाद आज अली अमीन की और खान साहब की मुलाकात हुई है 1.5 घंटे, और उस मुलाकात के बाद इन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ये एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है। अच्छा, और दूसरा देखते हैं कि मुस्बत है, बड़ी अच्छी खबर बताई आपने। 2 महीनों में देखते हैं कि जो बाहर हमारे जो फॉरेन प्रेशर है वो उसके ऊपर क्या हमारी सिचुएशन बनती है, और जो कल मुलाकात हुई है। सो ये 3 चीजें हैं जो अगली डिफाइन करेंगी पॉलिटिक्स को। ये जजमेंट तो कल रद्दी की टोकरी में चली जाएगी, इसकी कोई हैसियत नहीं। ब्रीफली आखिरी सवाल का जवाब दे दें, अगर जुडिशल कमीशन ना बनाया हुकूमत ने तब भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे? जुडिशल कमीशन की तो हैसियत ही नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रही PTI क्यों उस पर इंसिस्ट कर रही है। बना दे, सही है, नहीं बना देते तो खुद ही फंसेंगे कल। इनको तो रिलीज के ऊपर रहना चाहिए। जो प्रिजनर, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज है, दैट शुड बी द ओनली थिंग बाय PTI।
राइट, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, हमसे तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हॉट इशू, हुकूमत का पलड़ा भारी है तो क्या करेगी। अताउल्लाह तारड़ साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात हमारे साथ होंगे। और वक्त हुआ हमारे इस वक्त हॉट इशू का। हमारा आज का हॉट इशू है कि आज जो फैसला आया है 190 मिलियन पाउंड में, क्या उसमें हुकूमत का पलड़ा भारी हो गया है। मुज़ाकरात जो हो रहे हैं हुकूमत के दरमियान और पीटीआई के दरमियान, उनकी अब किस्मत क्या होगी। और वो जुडिशल कमीशन बनाने का जो मुतालबा था पीटीआई का, और जिस पर हुकूमत ने कहा था कि हम आपको जवाब देंगे, जवाब तो हुकूमत दे ही चुकी है, लेकिन अब इन मुज़ाकरात को, उस मुफाहमत को, उस डील को, जो बातें हो रही थी कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का दूसरा फेज़ है उसमें दाखिल होने जा रहे हैं, क्या वो मुकम्मल हो सकेगा या नहीं। हमें ज्वाइन किया है अताउल्लाह तारड़ साहब ने, जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं। उनसे हम इन इशूज़ पे बात करेंगे। तारड़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया अफसार साहब, वेरी ग्रेटफुल। और बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें ज्वाइन किया पहली बार हमारे प्रोग्राम में। और ये बताइएगा कि जो आज फैसला आया है, शायद इसी वजह से आपने ज्वाइन भी कर लिया है, तो मुझे ये बताइएगा इस फैसले से अब हुकूमत अपने आप को पहले से कंफर्टेबल महसूस करती है, ये समझती है कि पीटीआई जो इसके जवाब में एहतजाज करेगी, प्रोपेगेंडा करेगी, और अमेरिका में जो तब्दीली आ रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं और वहाँ पे जितनी लॉबिंग की जा रही है, वो हुकूमत के लिए इस फैसले के बाद मुश्किलात का बायस हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल है। इससे बड़ी रिश्वत का स्कैंडल पहले कभी नहीं आया, और बहुत सारी चीजें क्लियरली स्टैब्लिश्ड हैं। अब अल्लाह माफ करे कि देखें, एक लेवल होता है कि आप किसी चीज को डिफेंड करने में अपनी हर चीज ईमान दांव पे नहीं लगा देते। मतलब मेरी पॉलिटिकल कंपल्जन है ना, हमारी भी होती हैं, मगर हम अल्लाह रसूल को बीच में नहीं लेके आते, और अल्लाह रसूल के पीछे छुप के ये तासर नहीं देते कि जी हमें मजहब की सजा मिल रही है। हर बात पे मजहबी टच, मजहबी कार्ड। इट इज सो डिस्गस्टिंग जो ये कर रहे हैं कि आपने नेशनल क्राइम एजेंसी की क्राइम प्रोसीड्स का पैसा जो पाकिस्तान की अवाम की अमानत के तौर पे वापस किया गया, जिससे जब्त किया गया, आपने उसको दे दिया उससे रिश्वत लेके। उससे एक शैम ट्रस्ट बनाया, ब्लैक मनी को वाइट किया, लाहौर में 25 करोड़ का जमान पार्क का घर बनाया, 5 कैरेट की अंगूठियां ली, 80 कनाल जमीन ली, और मुख्तलिफ आप उससे लेते रहे मामलात, और आप कह रहे हैं जी सीरत पे चलने की हमें सजा मिली है। पहले तो तौबा करनी चाहिए ऐसी सियासत से, ऐसे बयानिए से, कि आपको अपने आप को डिफेंड करने के लिए लीगल आर्ग्यूमेंट कोई नहीं है। यू डोंट हैव एनी लीगल आर्ग्यूमेंट कि आप कहें कि जी नहीं, बंद लफाफा नहीं था, आपके जी क्राइम प्रोसीड नहीं थी, नहीं जी मलिक रियाज को वापस नहीं किया। क्या मलिक रियाज को बेनिफिट हुआ? क्या स्टेट को नुकसान हुआ? क्या आपने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी किया? क्या आपने इलीगल काम किया? इन सारी सवालों का जो जवाब है वो यस है। अच्छा देखिए, ये तो आप यस कह रहे हैं ना, पीटीआई इन सब बातों को डिनाई कर रही है। उन्होंने बल्कि उल्टा इल्ज़ाम ये लगा दिया है कि ये हसन नवाज की प्रॉपर्टी थी 9 अरब रुपए की, जो 18 अरब की मतलब बेची। तो मालूम तो ये करना चाहिए था कि 9 अरब हसन नवाज के पास कहाँ से आए। इसका क्या जवाब है आपके पास? इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट किया, तो हसन नवाज को भी सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया। और देखिए, जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उधर तो ना सिफारिश चलती है, ना कोई रेफरेंस चलता है, ना वहां पे कोई रिलैक्सेशन और कोई वहां पे रिस्पाइट नहीं दी जाती। उन्होंने जब सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली और सब कुछ देख लिया, तो उन्होंने ये नतीजा निकाला कि ये मलिक रियाज वॉज दी बेनिफिशरी और उनका पैसा क्राइम प्रोसीड्स थी, और उसके नतीजे में उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को हम वापस कर रहे हैं। दिस वॉज वन प्रॉपर्टी विच वॉज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस होल इन्वेस्टिगेशन। ये सिंगल प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज में से सब्जेक्ट मैटर थी इन्वेस्टिगेशन की। इसके अलावा भी अकाउंट में पैसे थे, सिर्फ इस प्रॉपर्टी का मामला नहीं था। तो ये प्रॉपर्टी की इलीगैलिटी नहीं है, ये उस पैसे की है जो पाकिस्तानी अवाम का पैसा था जो वापस आया। तो मैं ये समझता हूं कि इनकी लीगल टीम ने ये केस लड़ाई नहीं, ये लीगल आर्ग्यूमेंट्स नहीं देते रहे, ये पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स देते रहे। जब आपको पता ना हारे हुए हैं और आपके पास आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, क्या कहेंगे? उस पे मैं आता हूं, लेकिन वो बात वहीं रह गई जो इमरान खान ने आज भी कही है कि 9 अरब कहां से आए हसन नवाज के पास। वो जो बात कर रहे हैं उसका क्या जवाब है? देखिए, हसन नवाज, हुसैन नवाज, उनके वालिद 1985 में सियासत में आते हैं।
आप नहीं जानते कि मियां नवाज शरीफ मर्सिडीज में कॉलेज जाते थे, 1969 में एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल के मालिक थे। इत्तेफाक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वो दुबई में जब लगी, इवन आफ्टर नेशनलाइजेशन, उस पर सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। तो देखें, वो तो सारा कुछ डिक्लेयर्ड है, उनके पास सारे मीन्स मौजूद हैं, तो वो तो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं ना इन्वेस्टिगेशन का। उनको तो क्लीन चिट मिल चुकी, उनको क्लीन चिट दे के नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि आपका इसमें, नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने दी उनको क्लीन चिट। जी एब्सोल्युटली, बिकॉज ही वाज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, और उन्होंने उनको मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया और क्लीन चिट दी है। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को दी थी, आपको याद होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन की थी शहजाद अकबर ने, और एनसीए का बड़ा रौला डाला था कि जी हम शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेट करें 5 ममालिक के अंदर। और उसके बाद जब वर्डिक्ट आई तो शहबाज शरीफ को बाकायदा डैमेजेस पे किए इन लोगों ने। तो ये वही उसी तरह हसन नवाज को भी क्लीन चिट एनसीए ने दी और मलिक रियाज का पैसा मुल्क में भिजवाया, जो इन्होंने मिली भगत करके उसको वापस कर दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि इसमें कुछ लोग मफरूर भी करार दिए गए हैं। जुल्फी बुखारी है उसमें सबसे बड़ा मफरूर, फिर शहजाद अकबर है, और शहजाद अकबर पे तो इल्ज़ाम भी लग रहा है कि उन्होंने मुबैना तौर पे पैसे भी बनाए हैं इस सारी डील में। एक रिटायर्ड जनरल का नाम भी उसमें आ रहा है। तो इनको, और गोगी का नाम भी है उसमें, इन लोगों को आप वापस लाएंगे कि नहीं, बस अब ये रात की बात गई हो गई? नहीं, देखिए, इस ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंस में जिनको इश्तिहारी करार दिया गया है, उसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस फर्दर हैं। या तो इनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए, जो कुर्की के ऑर्डर होते हैं वो ऑब्टेन किए जाएं, और इन लोगों को कंपेल किया जाए वापस आने के लिए। दूसरा ये है कि उसके बगैर भी इनके रेड वारंट इशू करके इंटरपोल के जरिए, एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज के जरिए इनको वापस लाया जाए। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि तमाम शरीक मुल्जिमान पर भी जो जिम्मेदारी आयद होती है उसको कबूल करें। इवन दो इस सारे केस के मरकजी मुल्जिमान 2 हैं, वो बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया हैं। सारे गेम उन्होंने बनाई और उन्होंने ये सारा क्राफ्ट किया मामला, काबीना से बंद लफाफा मंजूर करवाया। हो गई वो तो, उनको तो सजा हो गई। लेकिन अब ये जो आप बता रहे हैं कि लाना चाहिए उनको, किसने लाना? आपने लाना, आप हुकूमत हैं, आपने इस पे कोई फैसला किया है कि ये जो इश्तिहारी हो गए हैं? इंटीरियर मिनिस्ट्री इस पे गौर कर रही है, उनकी लीगल कंसल्टेशन भी चल रही है, और जिस नतीजे में वो पहुंचेंगे वो फिर शेयर करेंगे पब्लिक के साथ भी और काबीना के साथ भी, और उसके बाद जाके इस पे कोई ना कोई जो है फर्दर एक्शन का जो लाहे अमल है उसको हम इंशाल्लाह ताला उसका ऐलान किया जाएगा। देखिए, वो ठीक है, आप ऐलान करेंगे, लेकिन हम पिछले 2 साल, बल्कि अब तो 3 साल हो गए हैं, गोगी भी बाहर गई हुई हैं और मुसलसल हुकूमत इल्ज़ामात भी उन पर लगाती रही, लेकिन आज तक उनके रेड वारंट नहीं जारी हुए, उनको ला नहीं सके आप। और इन सब लोगों को कैसे लाएंगे? इससे तासुर ये बढ़ रहा है कि सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा देनी थी, और दूसरे जो शरीक मुल्ज़म हैं उनको आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं उनको लाने में या सज़ा देने में। देखिए, बिल्कुल कत्ल किया 2 लोगों ने मिलके, किसी ने हथियार पकड़ाया, किसी ने अपनी गाड़ी दी वहां ट्रांसपोर्ट करने के लिए, किसी ने उस जगह पे जाके दरवाजा खोला, बिल्कुल उनकी एक अहमियत है। कत्ल 2 लोगों ने किया है, और मैं एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये बिलीव करता हूं कि एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि जो मेन मुल्जिमान हैं वो 2 ही हैं। बाकियों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, मगर हम मामले को डाइल्यूट नहीं होने देंगे। हम ये तासुर नहीं जाने देंगे कि जी ये तो 4-5 लोगों ने मिलकर किया था, 2 लोगों ने मिलकर किया, बाकी फिर अकॉम्प्लिस थे। उनके खिलाफ इंटीरियर मिनिस्ट्री जो भी कार्रवाई करेगी, हुकूमत उसका इंशाल्लाह ताला वक्त आने पे ऐलान कर देगी। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा, अलकादर यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी तो है, वहाँ स्टूडेंट्स भी हैं, तकरीबन 200 स्टूडेंट्स हैं, और फिर उसमें दो फैकल्टीज़ में वहाँ पे वो पढ़ा भी रहे हैं। अब उसकी किस्मत क्या है यूनिवर्सिटी की, और वहाँ जो पढ़ने वाले तलबा हैं उनकी, और वहाँ जो एकेडमिशियंस हैं, जो दूसरा स्टाफ काम कर रहा है, उनका रोज़गार भी है, उनकी किस्मत क्या होगी? देखिए, 2 चीज़ें आप क्या कहेंगे? जी, पहली बात यह है कि कोई भी शख्स जो है वो डाका मारे और गन पॉइंट पे डाका मारे और किसी से अरबों रुपया हथिया के कहे जी मैंने मस्जिद बनानी है क्योंकि मैंने सीरत पे चलना है, मैंने मदरसा बनाना है, मैंने सीरत पे चलना है, मैंने अस्पताल बनाना है, मैंने सीरत पे चलना है, तो डाके के पैसे से चैरिटी नहीं होती। पहली बात यह है। दूसरा, वो यूनिवर्सिटी जो है उसको बड़ा सब स्टैंडर्ड रखा गया था,
उसमें ना तो प्रॉपर कोई डिग्री अभी तक अवार्ड हुई है, ना प्रॉपर फैकल्टी है, ना प्रॉपर कोई सिस्टम्स हैं। तो इस पे डिस्कशन हो रही है, वज़ीर आज़म साहब भी इस पे डिस्कशन करेंगे अपनी टीम के साथ, और इस यूनिवर्सिटी को अपग्रेड करके एक प्रॉपर तालीमी इदारा बनाया जाएगा अवाम उन नास के लिए, जिससे लोग मुस्तफीद हो सकें। और ये जो शैम ट्रस्ट था, लोगों की आंखों में जो धूल झोंकी गई है, एक शैम ट्रस्ट बना के और एक ऐसी यूनिवर्सिटी बना के जिसमें कोई पता ही नहीं है कि वहां पे क्या पढ़ाया जाता है, तो इसको प्रॉपर यूनिवर्सिटी बना के इसके एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करके एक आला पाए का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का इरादा हुकूमत रखती है। और उस पर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है पंजाब हुकूमत के पास जाएगी या वफाकी हुकूमत के पास आएगी? अभी तक जो मैंने ऑर्डर देखा है उसमें 4 फीचर का और गवर्नमेंट के पास इसकी तहवील देने का जो फैसला आया है, लगता ये है कि ये फेडरल गवर्नमेंट के पास आएगी, मगर अभी मजीद वेट करते हैं। इस पे लीगल ओपिनियन हमने सीख किया है, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट, बट जो भी होगा इसको एक अच्छे इदारे में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और जो एतराज किया है खान साहब ने हुकूमत पे, उन्होंने कहा है कि उन जजेस को हाई कोर्ट्स में लाया जा रहा है जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसले दिए थे, और ये इसलिए ला रहे हैं ताकि जब अपील वहां पहुंचे तो फैसला इनकी हुकूमत की मर्जी का आए, उनकी मर्जी का ना आए, जिसको वो इंसाफ के मुताबिक ना हो। तो आप इस इल्ज़ाम पे क्या आपके पास दिफा क्या है इसका? उनकी बात बज़ाहिर तो ठीक लग रही है। बात यह है कि ये चाहते ये थे कि हर जगह इनकी मर्जी के जज हों जो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर्स को स्टे कर दें, सजा सस्पेंड कर दें, ट्रायल के दौरान रिलीफ दे दें। जो होता रहा है आप देखते रहे हैं कि ईमानदार कुछ जजेस थे जिन्होंने खान साहब की मोहब्बत में आइन को रीराइट कर दिया, जिन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिख दिए कि जो आइन और कानून से मावरा थे वो ईमानदारी पे या फैमिली के प्रेशर के अंदर लिखे गए थे। अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बना है, तमाम पार्टीज को भी नुमाइंदगी हासिल है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है नॉमिनेशंस का, और आईनी तरमीम के तहत एक प्रोसीजर बनाया गया है। अब जहां पे बार काउंसिल्स के मेंबर्स को भी इख्तियारात दिए गए हैं, वो प्रोसेस के तहत होगा, उसमें किसी की से नहीं है कि जी मेरा पसंद है ना पसंद है तो मैं किसी को ले आऊं। एक प्रॉपर प्रोसीजर, पहले बिल्कुल डिस्क्रेशन थी, जिसको दिल करे नाम डाले जज बना दें। अब तो एक प्रोसेस मौजूद है ना, एक प्रॉपर पार्लियामेंट्री कमेटी मौजूद है, एक जी ठीक है। ठीक है, आखिर में ये बता दीजिएगा कि अभी जो मुज़ाकरात हुए हैं, आपके दूसरा तीसरा दौर हुआ है, उसमें उन्होंने मुतालबा किया जुडिशल कमीशन का, जिसपे हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ आ गया कि अदालतों में केसेस चल रहे हैं तो जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। तो आप जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे फिर 9 मई और 26 नवंबर पे? देखिए, जुडिशल कमीशन, पहली बात यह कि उसकी फाइंडिंग्स लीगली बाइंडिंग नहीं होती। उनकी जो नेचर होता है वो रिकमेंडेशंस का होता है, सजेशंस का होता है। और ट्रायल जिसका हो रहा हो और कुछ ट्रायल कंप्लीट हो गया हो, प्रोसिक्यूशन एविडेंस पेश कर रही हो, जिरा कर रही हो, क्रॉस एग्जामिनेशन कर रही हो, उसमें कमीशन बना के भाम पैदा करने वाली बात है ना। 9 मई पे किसी को शक नहीं है, 26 नवंबर पे किसी को शक नहीं है। जब इन मामलात में शक ही नहीं है और पता है किसने किया था, वीडियो एविडेंस है, ऑडियो एविडेंस है, लोग सामने हैं, जियो फेंसिंग से पता लग गया है, तो फिर कमीशन किस बात पे बनेगा? क्या कमीशन इस बात पे बनेगा कि 9 मई हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए, ये तो बिल्कुल नॉन स्टार्टर है ना। कमीशन क्यों बनाएं, किस बात पे बनाएं? ये बिल्कुल इससे राह फरार चाहते हैं। ओके जी ठीक। तो अगर कमीशन नहीं बनेगा तो फिर क्या मुज़ाकरात का अगला दौर नहीं होगा पीटीआई के साथ? देखिए, मुज़ाकरात बिल्कुल होंगे। मैं आपको बताता चलूं कि कैमरे के आगे इनका और फेस है, कैमरे के पीछे इनका और फेस है, और कैमरा बंद होते ही ये बड़े शीरो शक्कर हमारे साथ हो जाते हैं। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े कॉर्डियल और बड़े वार्म लोग हैं। और ये फिर अपनी बात करते हैं कमेटियों के पीछे वाला फुटेज है, बस वो अब क्या करें, वो उसमें तो अली अमीन ऐसा शीरो शक्कर होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और उनसे बड़ा मजा होता है बातचीत करके। कोई ना कुछ बातचीत तो हो रही है। हाँ, तो देखिए, बात ये है, बहुत शुक्रिया कि जी जी जी। मैं कह रहा हूं कि कमेटीज का ये हिस्सा बने हैं, हाउस का हिस्सा बने हैं। 26वीं आईनी तरमीम में इन्होंने अपना किरदार अदा किया है और किरदार अदा करते रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इनसे बातचीत जारी रहेगी। नाजायज डिमांड नहीं मानी जा सकती, बट अफाम तफहीम से जो म्यूचुअली एग्रीड चीजें उनको लेके आगे चला जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब का वक्त हुआ हमारे एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल, चलो चलो यूरोप चलो, और किस कीमत पे चलो? जान की कीमत पे चलो। एक छोटे से ब्रेक के बाद।
और इस वक्त हमारा आज का एडिटोरियल चलो चलो यूरोप चलो। क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान के नौजवान भागम भाग यूरोप? आज भी मराकश एक कश्ती के हादसे में 50 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसमें से 44 अफराद पाकिस्तानी थे। और ये 3 जनवरी को कश्ती मौरितानिया से स्पेन के लिए रवाना हुई। 15 जनवरी को हलाकतों की खबर आई। ये समंदर में इतने दिन रहे और कुल 80 अफराद इस कश्ती में सवार थे। ये खबर है, बहुत अफसोसनाक खबर है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक ये है कि ये बार बार ऐसा हो रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले यूनान में भी एक कश्ती डूब गई, जिसमें 9 पाकिस्तानी जाँ बहक हो चुके थे हो गए थे। और इन सब का ज़्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान के कुछ चंद एक अजला से, पंजाब के चंद एक अजला से है, जिसमें गुजरात है, गुजरांवाला है, मंडी बहाउद्दीन है और खारियाँ हैं। इसी तरह और भी ये वबा फैलती जा रही है। लेकिन वजह क्या है इसकी वजूहात बहुत ही दिलशिकन है। और ये कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में पिछले दिनों जो कुछ चीज़ें पेश की गई, उसमें बताया गया है कि ये गरीब लोग नहीं हैं जो तमाम बाहर जाने की कोशिशें कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 25-25 एकड़ ज़मीनों के मालिक हैं। और हमने देखा कि जो उनके ख़ानदान से जाके पिछले हादसे में भी अभी भी जो बातें लोगों से की जा रही हैं, उनके घरों की हालत ठीक ठाक है माशाल्लाह। वो खुद और उनके बहन भाई सब अच्छे खासे सेहतमंद हैं। इसका मतलब है उनके घरों में खाना पीना अच्छा है। लेकिन जो पैसे की दौड़ है, दूसरों को देख के अपना, दूसरों का लाल मुंह देख के अपना मुंह थप्पड़ों से लाल करने का जो ट्रेंड बन गया हमारे मुल्क में, उस वजह से हमारे नौजवान यूरोप भागना चाह रहे हैं। और इसकी कुछ और वजूहत भी हैं यूरोप जाने की, सिर्फ जो मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहता, लेकिन फिल्मों ने बहुत ख़राब किया हमारे नौजवानों को और वो यूरोप जाना चाहते किसी भी सूरत में। वहाँ जाके अपने गैर कानूनी तरीके से 30-30, 40-40 लाख रुपया दे के वो जाते हैं, जो 30 लाख 40 लाख रुपया इकट्ठा करके एक इंसानी स्मगलिंग के एजेंट को दे सकता है बाहर जाने के लिए। सोचें वो गरीब नहीं होगा। उन्हें चाहिए कि पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे इंटरनेट की वजह से जो ऑनलाइन जॉब्स हैं। पाकिस्तान ने इस महीने $384 मिलियन कमाए हैं ऑनलाइन जॉब्स के ज़रिए। जो लोग यहाँ बैठे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपको तालीम या डिग्रियों की भी ज़रूरत नहीं, बुनियादी तालीम हो, कोई स्किल सीखें, ऑनलाइन जॉब ढूंढें और उस पर आप काम करें। लेकिन इसके लिए आप हम हुकूमत को तनकीद करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन लोगों का कुछ अपना भी फ़र्ज़ है, ख़ानदानों का फ़र्ज़ है, माँ बाप का फ़र्ज़ है, मुआशरे का फ़र्ज़ है, मीडिया का फ़र्ज़ है कि लोगों में ये शऊर पैदा करे। 70 और 80 की दहाई की सोचें छोड़ दें। बाहर परियां नहीं रहती, बाहर दरख्तों पे पैसे नहीं लगे हुए, वहाँ भी बाहर जाके और इस तरीके से जाके आप इतनी ट्रेजेडी के बाद वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ कौन सा आपके लिए हलवे तैयार पड़े हैं। अपने मुल्क में, अपने मुल्क से मोहब्बत करें, यहाँ मेहनत करें और कमाएं। गुड नाइट।